हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। तो 4 नंबर्स आर said to be in proportion when a upon b is equal to c upon d। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट कुछ ऐसे करते हैं। तो सबको प्रोपोर्शन का मीनिंग समझ में आ गया ना? दो रेशियो की इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। हमें दो नंबर गिवन होंगे ए एंड बी, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये x, इनका मीन प्रोपोर्शन अगर x है तो इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं। तो इससे बना क्या? a अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी। तो x कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो x आ गया हमारे पास रूट ऑफ ए बी। तो आप देख सकते हो कि रूट ऑफ ए बी क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो मीन प्रोपोर्शन का मीनिंग असलियत में जियोमेट्रिक मीन होता है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। 4 एंड 9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 9 कर देंगे। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 आ गया। तो एक्स कितना आ गया? रूट ऑफ 4 इंटू 9। तो एक्स हमारा आ गया रूट 36। तो एक्स हमारा आ गया 6। यही इसका मीन प्रोपोर्शन होगा और यही इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। तो थर्ड प्रोपोर्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, पहले ये देखते हैं। जो थर्ड प्रोपोर्शन होती है वो हम यहां लिखते हैं। अगर x हमारी थर्ड प्रोपोर्शन है तो वो हम अपने प्रोपोर्शन के डिनोटेशन में यहां पे लिखते हैं। ये होती है हमारी थर्ड प्रोपोर्शन। अगर a एंड b हमें गिवन है तो ये बनेगा क्या? a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। तो x कितना आ गया? बी स्क्वायर अपॉन ए। यही होती है हमारी थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। तो हम कैसे निकालेंगे? 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स। तो x कितना आ गया हमारा? 81 अपॉन 4। यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा 4 और 9 का। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी एंड सो ऑन। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है? ये एक जीपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। और ये सब अगर आप लेट कर लो किसी 1 अपॉन आर की इक्वल है, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो, तो आपको ऑब्वियस ही हो जाएगा ये कि ये एक जीपी है। तो हम अपनी फर्स्ट टर्म को अगर a लिखते हैं तो हम अपनी सेकेंड टर्म को a इंटू आर लिख सकते हैं। हम अपनी थर्ड टर्म को a आर का स्क्वायर लिख सकते हैं और हम हमारी nth टर्म को a r n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आई होप सबको बेसिक जीपी आता होगा। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो कभी भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वर्ड आएगा इक्वेशन में तो आप उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जीपी के अंदर? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो सम ऑफ इंफिनिटी नंबर्स एक डिक्रीजिंग जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r। तो आई होप सबको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक पे कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है कैट में। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज 27। मतलब हमें मीन प्रोपोर्शन दे रखा है 27 and the third proportion of the same two numbers is 729। पहले नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी a and b। तो उसका मीन प्रोपोर्शन 27 दे रखा है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या था हमारे पास? अगर हम मीन प्रोपोर्शन को x बोले तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन था रूट ऑफ ए बी। तो 27 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें तो ये आ जाएगा 729 इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
अब हम अपने अगले हिंट पे चलते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द सेम टू नंबर्स इज 729। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था? हम थर्ड प्रोपोर्शन को y लेट कर लेते, तो y का फॉर्मूला क्या था? b स्क्वायर अपॉन a, और वो हमें क्या दे रखा है? 729 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो अब मैं 1 इज इक्वल टू 2 कर देता हूं और इनके RHS को इक्वल रख देता हूं, तो ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। यहां से b से b कट जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी को हम थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, और थर्ड इक्वेशन को कोई सी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं, तो आएगा क्या? 729 इज इक्वल टू b की जगह ए स्क्वायर रख देंगे, तो ये a का क्यूब बन जाएगा ना। तो a हमारे पास कितना आ गया? 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है, तो a हमारे पास 9 आ गया। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 9। और b क्या था? इसका स्क्वायर था, तो a स्क्वायर था ना b, तो ये आ गया 81। और हमें इनका निकालना क्या है? फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ द सेम टू नंबर्स। एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? 81 प्लस 9 अपॉन 2, ये आ गया इसका एम एरिथमेटिक मीन। ये कितना आएगा? 90 अपॉन 2, हमारा आंसर आ गया 45। और ये एक टीटा क्वेश्चन था, तो हम यहाँ अपना आंसर टाइप कर देंगे 45। तो आई होप सबको प्रोपोर्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है वेरिएशन। अब आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, वेरिएशन दो टाइप के होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज हो सकती है किसी के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब जब b इंक्रीज होगा तब a भी इंक्रीज होगा, और जब b डिक्रीज होगा तो हमारा a भी डिक्रीज होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है। अब एक दूसरा फैक्टर मान लेते हैं जो a को इफेक्ट कर सकता है, c। तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, क्योंकि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जब c इंक्रीज होगा हमारा a डिक्रीज होगा, और जब c डिक्रीज होगा a इंक्रीज होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है। अब अगर मुझे इनको कंबाइन करके लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इनको कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c। और अगर मुझे दो a के केस को कंपेयर करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? a1 इज इक्वल टू b1 अपॉन c1 अपॉन a2, और a2 के सामने b2 आएगा, और a2 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा c2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी c की वैल्यू थी। ठीक है, सबको ये समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब हम वेरिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैट के अंदर क्वेश्चन आते कैसे हैं वेरिएशन के ऊपर। एन एयरलाइन हैज अ सर्टेन फ्री लगेज अलाउंस एंड चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा लगेज एट अ फिक्स्ड रेट पर केजी। टू पैसेंजर्स राम एंड श्याम हैव अ टोटल ऑफ 145 kg of luggage between them and are charged इतना रुपए and इतना रुपए for the extra luggage only. Had the entire luggage belonged to one of them, the excess charge would have been 8,000 rupees. ठीक है। What is the free luggage allowance in kg? तो हम यहां लेट कर लेते हैं कि फ्री लगेज कितना था? फ्री लगेज आप y kg लेके जा सकते हो, उसका चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। लेट कर लेते हैं, राम के पास कितना लगेज है? राम के पास x kg टोटल लगेज है, यहां मैं लिख देता हूं टोटल लगेज। श्याम के पास कितना लगेज है? 145 माइनस x kg इसके पास लगेज है। ठीक है, सबको समझ में आता है? चलो इसको ना नेक्स्ट पेज पे ही बनाते हैं। राम के पास x kg टोटल लगेज है, तो श्याम के पास कितना लगेज हो गया? 145 माइनस x kg लगेज हो गया। फिर फ्री लगेज कितना हमने लेट किया? फ्री लगेज कितना लेके जा सकते हैं हम? फ्री लगेज हम y kg लेके जा सकते हैं। तो इसने पैसे कितने लगेज के दिए होंगे? इसने x माइनस वाई लगेज के पैसे दिए होंगे, और सपोज करो f रुपीज है पर 1 kg ऑफ एक्सेस लगेज। ये हमने लेट कर लिया, ये हमने लेट कर लिया। तो राम को कितने रुपीज लगे होंगे? x माइनस वाई इंटू एफ रुपीज लगे होंगे, और यही हमें क्या दे रखा है? यही हमें 2800 दे रखा है। शाम को भी फ्री लगेज कितना मिला होगा? शाम को भी फ्री लगेज y kg मिला होगा, तो उसने पैसे कितने दिए होंगे? 145 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एफ रुपीज, और ये हमें 1600 दे रखा है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई।
फिर हमें दे रखा है अगर ये 145 केजी टोटल एक ही बंदा ओन करता, उसका नाम कुछ रख लेते हैं, पर्सन ए रख लेते हैं उसका नाम। पर्सन ए अगर 145 केजी ओन करता तो उसको y केजी फ्री मिलता, तो वो पैसे कितने देता, 145 माइनस वाई इंटू एफ, और वो हमें दे रखा है 8000। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो हमारे वेरिएबल्स कितने हैं, x, y और f, और हमारे पास 3 इक्वेशंस है, तो ये सॉल्व तो कंप्लीटली हो जाएगा, इतना हमें समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, यहां पे x इंटू एफ बनेगा और यहां पे माइनस x इंटू एफ बनेगा, तो क्यों ना हम 1 और 2 को ऐड कर दें। सबको समझ में आ गया ना मैंने 1 और 2 को ऐड क्यों किया है, क्योंकि मुझे इन दोनों को ऐड करके दिख रहा है कि मेरा एक पूरा वेरिएबल ही कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, एक्स एफ माइनस वाई एफ प्लस 145f माइनस एक्स एफ माइनस एफ वाई इज इक्वल टू 28 प्लस 16 44 होता है। तो हमारा एक्स एफ से एक्स एफ तो कट जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 145 माइनस 2y इंटू एफ इज इक्वल टू 4400। इसको हम अपनी फोर्थ इक्वेशन बुला देते हैं। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशंस है और हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक्स और एफ, सॉरी वाई और एफ। तो हम थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करने के लिए मैं करूं क्या, मैं अगर 3 माइनस 4 करता हूं, आप ध्यान से देखो, तो 145 इंटू एफ वाली टर्म मेरी कैंसिल ही हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहां पे ऐड किया, क्योंकि यहां पे मेरा एक्स कैंसिल हो रहा था, और यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि यहां पे मेरा 145 इंटू एफ कैंसिल हो रहा है। तो मैं थर्ड इक्वेशन लिख देता हूं 145f माइनस वाई एफ माइनस ऑफ 145f माइनस 2yf, और 80 माइनस 44 कितना होता है 3600। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहां आ जाएगा yf इज इक्वल टू 3600। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब yf को अगर मैं किस में पुट करूं, yf को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, 5 को 3 में पुट कर दूंगा तो वहां से f आ जाएगा, और हमें निकालना क्या था कि कितने फ्री केजी हम लेके जा सकते हैं, व्हाट इज द फ्री केजी अलाउंस इन केजी, हमें ये निकालना था। मतलब हमें निकालना क्या है, हमारा टू फाइंड f है, सॉरी टू फाइंड हमारा y केजी है, तो मैं पहले f निकाल लेता हूं, फिर वहां से मैं y निकाल लूंगा। बहुत ही सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। तो मैं पुट कर देता हूं 5 in 3, तो 5 in 3 पुट करता हूं, तो 145f माइनस yf आएगा ना, तो yf की जगह मैं लिख देता हूं 3600 इज इक्वल टू 8000। तो मेरा 145f कितना आ गया, मेरा 145f आ गया 11600। तो यहां से मेरा f आएगा 11600 अपॉन 145। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80, और फिर 80 को इस इक्वेशन में वापस डालेंगे तो यहां से हमारा y आ जाएगा 45 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45 kg। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ लोकोमोटिव ट्रेवल्स एट अ सर्टेन स्पीड व्हेन नो बग्गीज आर अटैच्ड। इस स्पीड को s बुला देते हैं, ये s से ट्रेवल करती है व्हेन नो बग्गीज आर अटैच्ड। ठीक है, व्हेन सम बग्गीज आर अटैच्ड इट्स स्पीड रिड्यूसेस। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन के पीछे और बग्गी लगेंगी तो ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, द रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ बग्गीज। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ बग्गीज किससे प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बग्गीज रिडक्शन ऑफ स्पीड से। तो यहां डेल्टा एस लिखेंगे, मतलब जब कोई बग्गी अटैच नहीं थी माइनस जो स्पीड अब है स्पीड 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने बग्गीज अटैच हुए हैं। सबको समझ में आ गया ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। रिडक्शन ऑफ स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ नंबर ऑफ बग्गीज, ना कि स्पीड। रिडक्शन ऑफ स्पीड ये वो वाली स्पीड है जब 0 बग्गीज अटैच थी। ठीक है, द लोकोमोटिव ट्रेवल्स एट 56 किलोमीटर पर आवर विथ 49 बग्गीज अटैच। ठीक है, S0 माइनस 56 is directly proportional to root of 49 and it travels at a speed of 90 km per hour when 25 buggies are attached. तो S0
माइनस 90 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 25। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच द लोकोमोटिव कैन ट्रैवल। अब मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? जब कोई ट्रेन का सिर्फ इंजन चल रहा है तभी मैक्सिमम स्पीड आएगी ना, जब कोई भी बग्गी नहीं है, क्योंकि उसका वेट सबसे कम होगा। तो हमें निकालना क्या है? हमें टू फाइंड क्या करना है? हमें ये एस नॉट ही टू फाइंड करना है, इसको एस नॉट बुला देते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दो इक्वेशन हमने कैसे लिखी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी लग रहा है। अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो क्या आएगा? एस नॉट माइनस 56 अपॉन एस नॉट माइनस 90 इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 अपॉन रूट ऑफ 25। अब रूट ऑफ 49 क्या होता है? प्लस माइनस 7 मत बोलना, सिर्फ 7 होता है, क्योंकि रूट ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है। सबको ये बात पता है ना? नीचे 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू एस नॉट माइनस 56 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 एस नॉट माइनस 90 इंटू 7। अब तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन हो गई ना। ये आ जाएगा 2 एस नॉट माइनस 630, यहां पे रहेगा माइनस 280, तो 630 माइनस 2 माइनस 80 350 इज इक्वल टू 2 एस नॉट। एस नॉट हमारे पास आ जाएगा 175 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो गया 175 किलोमीटर पर आवर। 175 आपको थीटा के अंदर टाइप करके आना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज्यादातर बच्चे गलती यहां पे करते हैं, वो स्पीड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं नंबर ऑफ रूट ऑफ नंबर ऑफ बगीज के, जबकि ये रिडक्शन ऑफ स्पीड है, ये डेल्टा एस है। सबको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, तो वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ये हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अ डायमंड ब्रोक इनटू 3 पीसेस whose weights were in the ratio 32 ratio 24 ratio 9। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हमें वेट का रेशियो दे रखा है। वेट का रेशियो कितना दे रखा है? 32:24:9। ठीक है, द लॉस कॉज ड्यू टू द ब्रेकेज वॉज इतना। हमें ये लॉस दे रखा है, एक सेकेंड, ये हमें लॉस दे रखा है। ठीक है, फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ डायमंड। हमें निकालना क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ डायमंड। अच्छा, डायमंड टूटने से पहले उसका वेट कितना रहा होगा? जो इन पीसेस का टोटल वेट है, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। 32 प्लस 24 प्लस 9 65। और इसकी वैल्यू क्या रही होगी? इसकी वैल्यू इनका स्क्वायर रही होगी। 32 का स्क्वायर कॉमा 24 का स्क्वायर कॉमा 9 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। और यहां से टोटल वैल्यू आ गई होगी ब्रेकेज से पहले, तो यहां लिख देते हैं बिफोर इट वॉज ब्रोकन। उसकी वैल्यू कितनी रही होगी? उसकी वैल्यू रही होगी 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर कितना होता है? इतना होता है। और ब्रेक आफ्टर ब्रेकिंग उन 3 पीसेस की वैल्यू कितनी रही होगी? इनका एडिशन, तो 1024 प्लस 576 प्लस 81, तो ये ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। 1 कैरी 8 1 और 1 6। तो हमें लॉस कितने का हुआ? हमें लॉस हुआ जो हमारी फाइनल वैल्यू है उसको माइनस करेंगे हमारी इनिशियल वैल्यू से, तो 4225 माइनस 1681 हमारा आ जाएगा 2544 का लॉस हुआ। और वो हमें क्या दे रखा है? ये तो हम अभी रेशियो में चल रहे थे ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें क्या दे रखी है? उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है 25.44 lakhs। तो ये क्या हुआ? इतने यूनिट्स, जो हम अपना क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसमें हम यूनिट्स में चल रहे हैं ना तब से, क्योंकि हमने रेशियो को ही वैल्यू में चेंज कर दिया। हमने यहाँ पे कुछ कॉमन रेशियो नहीं लिया, तो 2544 यूनिट्स इतना दे रखा है। तो यहां से एक यूनिट कितना आएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 25.44 lakhs अपॉन 2544, तो हमारा आ गया 1000। तो
व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ डायमंड इन लैक्स ऑफ रुपीज। ठीक है, तो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इतने यूनिट्स। तो इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई, 4225,123 लैक्स, नहीं रुपीज, सॉरी, इतने रुपीज आ गई। तो ये लैक्स में कितनी होगी, ये लैक्स में हो जाएगी 42.25। तो 42.25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम थीटा के अंदर ये टाइप करके आएंगे। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये डायमंड वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन कैट प्रॉब्लम है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन अ कॉलोनी द एक्सपेंसेस फॉर योगा क्लासेस आर पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली वेरी डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, जो हमारा कॉलोनी के अंदर योगा क्लासेस है उसके जो एक्सपेंसेस है वो पार्टली कांस्टेंट है और पार्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो जो भी एक्सपेंस है योगा क्लास का, वो सपोज करो एफ एक्सपेंस तो आता ही आता है, ये हमारा कांस्टेंट एक्सपेंस है। कांस्टेंट एक्सपेंस को हम और क्या चीज बोलते हैं, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। इतना खर्चा तो होता ही होता है, प्लस कितने नंबर ऑफ लोग आए इनटू कुछ एक्स ले लेते हैं। पर बंदा इतना खर्चा होता है क्लास चलाने में, और इनटू नंबर ऑफ लोग कितने। तो एक्स क्या है हमारा, हमने एक्स को क्या लेट किया, पर पर्सन वेरिएबल कॉस्ट। इफ देयर आर 50 मेंबर्स ईच मेंबर हैज टू बियर इतना रुपए पर मंथ। तो अगर 50 मेंबर्स हैं तो हर बंदे को इतने रुपए देने पड़ते हैं। और अगर 30 मोर मेंबर्स आ गए, मतलब अगर 80 मेंबर्स हैं तो ईच मेंबर को 80 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इफ द शेयर ऑफ ईच मेंबर इज 130। हमें एन निकालना है जब ईच पर्सन का शेयर 130 आएगा। तो ये एवरेज दे रखा है ना, हमें एवरेज इतना रुपए लगता है हर बंदे को, एवरेज इतना रुपए लगता है हर बंदे को, और जब एवरेज इतना होगा तो कितने लोग होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें समझ में आ गया। तो क्योंकि ये 110 एक एवरेज है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 110 इज इक्वल टू एफ प्लस 50 इंटू एक्स अपॉन कितने लोग थे, 50 लोग थे। सबको समझ में आ गया ना। ये रुपीस हमने कैसे लिखा, ये टोटल रुपीस था खर्चा चलाने का अपॉन कितने नंबर ऑफ लोग थे। तो ये एक्चुअली में बना क्या, एक पर्सन को कितने रुपए लगेंगे, एक पर्सन को कितने रुपीस देने पड़ेंगे उस योगा क्लास को चलाने के लिए। तो 110 इज इक्वल टू एफ प्लस 50x अपॉन 50। इससे 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसको जरा मल्टीप्लाई कर दें, 5500 इज इक्वल टू एफ प्लस 50x। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अलग कलर से सेकेंड इक्वेशन यही लिख लेते हैं, 80 इज इक्वल टू एफ प्लस 80x अपॉन 80। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6400 इज इक्वल टू एफ प्लस 80x। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से f की वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 5500 माइनस 50x ही हमारा f था, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 6400 इज इक्वल टू एफ प्लस 80x। f की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के इक्वेशन 2 के अंदर डाल देते। ठीक है, ये आ जाएगा 6400 इज इक्वल टू 5500 माइनस 50x प्लस 50 प्लस 80x, सॉरी, ये हो जाएगा 30x और 64 माइनस 55 होता है 900। तो x हमारे पास आ गया 900 अपॉन 30, ये हो जाएगा हमारा 30। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर पर्सन कितनी आ गई, 30। अब इस x को निकाल के किसी में भी डाल सकते हैं, मैं इसके अंदर डाल देता हूं इक्वेशन 1 में। तो मैं 3 को फर्स्ट में डाल रहा हूं, तो हमारे पास f आ जाएगा। तो 5500 माइनस 50 इंटू 30 इज इक्वल टू एफ। तो ये हो जाएगा 5500 माइनस 1500। तो f कितना आ गया, f हमारे पास आ गया 4000। और कितने लोग होंगे, सपोज करो n नंबर ऑफ लोग हैं। ठीक है, हमारे पास x क्या आ गया था, हमारे पास x आ गया था 30 अपॉन n।
ये हमें दे रखा था 130, हमें नंबर ऑफ पीपल निकालने थे ना, जब एवरेज हमारा 130 है और यहाँ प्लस 4000 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 130n इज इक्वल टू 4000 प्लस 30n। तो यहां से 100n इज इक्वल टू 4000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देते हैं, n इज इक्वल टू 40 हो गया। मतलब जब 40 लोग थे तो पर बंदा 130 रुपए दे रहे थे योगा क्लास को चलाने के लिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 40। सॉरी, इसको अलग कलर से लिखते हैं, 40। थीटा के अंदर हम 40 टाइप करके आएंगे। तो इसके साथ हमारा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म होता है। आई होप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अरिथमेटिक की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।